नमस्कार, यूथ मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रताप अभिषेक। साथियों, कहते हैं कि अगर किसी गांव से पढ़ लिख कर अगर कोई आईएएस, आईपीएस या सरकारी नौकरी में जाएगा तो वो सिर्फ अपना ही भला करेगा, ऐसा जनरली परसेप्शन है। लेकिन अगर वहीं एक गांव से कोई उद्यमी निकलेगा तो वो अपने साथ साथ समाज को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स हैं जो पिछोर जैसी एक छोटी जगह से निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत और अपने जज्बे से उद्यम के क्षेत्र में एक नाम बनाया है। तो हमारे साथ हैं आलोक भार्गव जी, जो कि पैकर्स एंड मूवर्स एक इंडस्ट्री है, उसमें इनकी कंपनी कार्य करती है। इनसे मिलवाते हैं आपको और जानते हैं कि भाई साहब ने किस तरीके से ये अचीवमेंट पाया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू प्रताप। अच्छा लगा आपने इस छोटी सी इंडस्ट्री को एक रिकॉग्निशन दिया और आप मुझसे मिले और ये जानना चाहे। थैंक यू भाई साहब, शुरुआत दर्शकों के लिए थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपकी कंपनी का क्या नाम है और कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है और क्या काम करती है। मेरी कंपनी का नाम रीलोकेयर है। पूरा नाम है रीलोकेयर ग्लोबल मूविंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और जैसा इसके नाम में है कि हम लोग ग्लोबली मूव करते हैं, दुनिया के किसी भी एक हिस्से से किसी भी दूसरे हिस्से में किसी को सामान शिफ्ट करना है तो हम लोग करते हैं और इनफैक्ट करते भी हैं। बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल कस्टमर हैं जिनके सामान हम या तो इंडिया से बाहर ले जाते हैं या इंडिया के लिए लाते हैं या किसी थर्ड कंट्री में भी, किसी को ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से यूके शिफ्ट करना है तो वो भी हम इंडिया में बैठ के करते हैं। तो ये एक्चुअली ये जो बिजनेस है, ये जो इंडस्ट्री है, ये लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है। इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री ने ही इसको हैंडल किया है। पहली बार इसको इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करके फॉर्मली जो लेके आए हैं इंडिया में, वो उनका श्रेय जाता है अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स को। वो एक नॉन कंपनी है जिन्होंने इस सेक्टर को एक अलग से पहचान दी अदर देन लॉजिस्टिक्स के। उसके बाद फिर काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स और काफ़ी लोग इस बिजनेस में आए हैं। बहुत सारी आपको जान के आश्चर्य होगा, जो जिस बिज़नेस को हम जानते नहीं इंडिया में, उसमें करीबन 10 से 12 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। क्राउन रिलोकेशन है, सांता फे है, एजीएस है, बहुत सारी इंटरम है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो यूएस, यूके से, अलाइड पिकफोर्ड है, यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज से वो इंडिया में ये बिजनेस कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं कि लिबरलाइजेशन के बाद जैसे ही इंडस्ट्री इंडिया में आई हैं तो उनके साथ साथ ये एक्सेलरी कंपनी आई हैं। बिकॉज अगर मर्सिडीज इंडिया में आएगी मर्सिडीज बनाने के लिए तो उनके एम्प्लॉयज़ के मूवमेंट के लिए उसको उसी लेवल का, उसी क्लास की एक रिलोकेशन कंपनी की भी ज़रूरत है। उसी लेवल की एक स्कूल की भी उनको ज़रूरत है। तो मर्सिडीज कार बनाएगी इंडिया में तो मर्सिडीज एक स्कूल भी इंडिया में खोलेगी, एक रिलोकेशन कंपनी भी उनके साथ उस स्टैंडर्ड्स को, उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए आएगी। तो इस तरह से ये सेक्टर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पैंडेमिक में ये बहुत ही एक्टिवली ग्रो किया है क्योंकि काफ़ी लोगों का मूवमेंट यहाँ हुआ है। बेसिकली जो यानी कि हम अगर सादा भाषा में अगर बात करें तो मकान का अपना सामान शिफ्ट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, उसी को पैकर्स एंड मूवर्स बोलते हैं। बिल्कुल। मूलतः तो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट है वो एम्प्लॉय के भी होते हैं, जिसमें अपना घर का सामान, मकान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, ये प्राइम फोकस और प्राइम जॉब है पैकर्स एंड मूवर्स का। बट इसके अलावा बड़े शहरों में ऑफिसेज बहुत मूव होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज का एक रूल है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो कभी भी दूसरी कंट्री में प्रॉपर्टी खरीदती नहीं है। तो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज रेंट में काम करती हैं। मुंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद जो बड़े बड़े शहरों में हैं, वहाँ लाखों स्क्वायर फीट्स में इनके ऑफिस हैं। जब इनका लीज खत्म होता है 5 साल 10 साल बाद तो ये ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह के लिए मूव करते हैं। तो दूसरा जो सबसे बड़ा काम आता है घर के सामान के बाद, वो आता है ऑफिस शिफ्टिंग का। घर के सामान के साथ ही हम कार मूवमेंट, जैसे किसी की कार है एक शहर से दूसरे शहर जानी है तो कंटेनर में, कैरियर में, तो वो मूवमेंट बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसके बाद फिर इंडस्ट्रियल मूवमेंट होता है, जिसमें इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, वो एक जगह पे है और उसको एक्सपेंशन चाहिए दूसरी जगह पे ओपन करनी है। तो एक सेक्टर हमारा है इंडस्ट्रियल मूवमेंट का, रिलोकेशन का। तो इंडस्ट्री मूवमेंट होती है। एक बहुत छोटी सी क्यूट सी बढ़िया प्यारी सी चीज़ है, जैसे पेट मूवमेंट है। अब आजकल लोग काफ़ी पेट डॉग्स और वो कैट्स वगैरह रखते हैं घर पे। अब किसी का ट्रांसफ़र बेंगलोर से पुणे हो रहा है या दिल्ली हो रहा है तो वो तो फ्लाइट में चले जाते हैं। वो सिविलियंस में, सिविल फ्लाइट्स में पेट्स अलाउ नहीं है। तो पेट मूवमेंट एक बड़ा जॉब है। वो ट्रक में बैठ के जा नहीं सकता, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ड्राइव करके वो लोग जाते नहीं हैं। तो पेट मूवमेंट हम लोग एक केसेस बना के उनको फ्लाइट के थ्रू मूव करते हैं। तो फ्लाइट में एयरलाइंस ने एक अलग से व्यवस्था दी हुई है। तो पेट मूवमेंट एक बड़ा सेक्टर आ रहा है। एक और नई चीज़ आई है जो कोरोना के बाद, पैंडेमिक के बाद आई है,
कि जैसे ही वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ तो वर्क फ्रॉम होम यदि कोई कर रहा है, एक पिछोर का एग्जांपल लेते हैं कि पिछोर के 15 लोग पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद अलग जगह काम करते थे, बट जब पैंडेमिक में उनको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी मिली तो वो पिछोर में आके जॉब करना पसंद किया उन्होंने। तो उनको लैपटॉप भिजवाना, उनके लैपटॉप में कोई इशू है तो वापस कंपनी तक भेजना, जितनी भी उनकी आईटी एसेट है उनकी डिलीवरी करना पूरे इंडिया में, ये कंटिन्यूनियस काम स्टार्ट हुआ है और ये अभी भी चल रहा है। बिकॉज बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने 2 या 3 दिन का भी अलाउ किया ऑफिस से। ज़्यादातर कंपनीज अभी भी वर्क फ्रॉम होम के मॉडल पे चल रही हैं। किसी ने पिछोड़ जैसी जगह से ज्वाइन किया है कोई कंपनी, तो अब उसको बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं है, वो सारा उनका जो वेलकम किट है और जो मटेरियल है वो पिछोड़ मूव कराती हैं, भेज देंगे। तो वो हम पैकर्स मूवर्स को ही उन चीज़ों के लिए हायर करते हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसमें हाउस होल्ड मूविंग है, कार मूविंग है, ऑफिस मूविंग है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रियल मूविंग है, पेट मूविंग है, इस तरह के अलग अलग सेक्टर्स हम लोग सर्व कर रहे हैं। बेसिकली ये आपकी जो कंपनी उसके कंज्यूमर हैं, जो इंडस्ट्री है या इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ हैं। आपकी अभी कंपनी को कितने वर्ष हो गए हैं और इसकी शुरुआत कब हुई थी? ओके, मैं इंदौर में पढ़ाई करता था, तो मुझे पहला जॉब पुणे में मिला था, सेम इंडस्ट्री में, सेम सेक्टर में। तो मैंने वो 2002 में वो जॉब ज्वाइन किया था, जस्ट एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो कुछ 1 साल के बाद फिर मेरा प्रमोशन होकर मुझे ब्रांच मैनेजर बन के मुझे मुंबई भेजा। 1 साल मुंबई काम किया, तो फिर उन्होंने ब्रांच मैनेजर बना के मुझे दिल्ली ट्रांसफ़र किया। तो 2 या 3 साल में मैं ब्रांच मैनेजर बन गया था। उस टाइम पे मैंने इसी सेक्टर में काम किया। 2005 में मैंने मैरिज हुई। मैरिज के बाद मैंने जो मेरी पेरेंट कंपनी थी जो जिसमें मैंने स्टार्ट किया था, उससे रिजाइन करके एक दिल्ली में बहुत बड़ा ग्रुप था, आरडीजी ग्रुप, वो ज्वाइन किया। उन्होंने मुझे, चूँकि मेरा बैकग्राउंड पूना मुंबई का था, तो उन्होंने वापस दिल्ली से मुझे मुंबई शिफ्ट करके मुझे जोनल मैनेजर बना दिया था। तो मैं महाराष्ट्र और गुजरात उस टाइम पर देखता था ज़रा। अच्छा, किस कंपनी में थे आप? एक आरडीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज थी। अच्छा, वो इसी इंडस्ट्री की? सेम इंडस्ट्री की थी, करेक्ट। बट वो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट लेके उस टाइम पे आते थे। उनके टी पे एडवर्ट काफ़ी आते थे उस टाइम पे। उसी दौरान मैं कुछ समय के लिए बेंगलोर भी गया, चेन्नई में गया, बट मेरा पूरा जो बैकग्राउंड है वो पूरा पूना मुंबई रहा। तो 2005 से लेकर 7 तक मैंने जॉब किया। 2007 में, चूंकि इस इंडस्ट्री में हायरार्की बहुत नहीं है, 2007 में मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से जोनल मैनेजर तक बन गया था। तो मुझे लगा कि एक स्टैग्नेंट पॉइंट आ रहा है, एक सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, अब इसमें सीखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा, तो क्यों ना, चूंकि उस टाइम पे इकोनॉमी ग्रो कर रही थी इंडिया की और अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ये बिजनेस, ये जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बड़े शहरों में बहुत तेज़ी से आ रही है, तो मुझे लगा क्यों ना हम इस बिजनेस में उतरें और इसको सर्व करें। तो ये 1 मार्च 2007 में मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर ये बिज़नेस स्टार्ट किया। कहीं से हमने कैपिटल इकट्ठा किया। होता क्या है कि जब हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे माइंड में थॉट चलते हैं, रिस्क है। अब मैं एक कंपनी के फ्लैट में रहता था, अगर मैं उस कंपनी का जॉब रिजाइन कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो वो फ्लैट मेरे हाथ से जाएगा, कंपनी ने जो गाड़ी मुझे दे रखी है सारी सुख सुविधाएँ जाएंगी। अगले दिन से मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो उस कंपनी की कोई भी सर्विसेज में यूज नहीं कर सकता, कोई भी फैसिलिटी यूज नहीं कर सकता। तो बिजनेस टफ है, बट दूसरों को रिस्क लगता है कि इसमें रिस्क है, मगर जिसके माइंड में ये क्लियर है, जिसको मार्केट नज़र आ रहा है, कस्टमर नज़र आ रहा है, आगे का रास्ता नज़र आ रहा है, उसके लिए वो रिस्क नहीं है। तो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि अगर हमारे तो EMI चल रही है, हमारे ये वाले खर्चे हैं, कहीं बिजनेस नहीं चला। एक्चुअली जो कर रहा होता है उसको आगे का रास्ता क्लियर दिखता जाता है। जितना, जैसे फॉग है, एक फॉग का एग्जांपल है कि हम जितना आगे दूर से देखेंगे बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देगा, बट जितने दिन चलते जाएंगे आगे का रास्ता हमें नजर आता जाएगा। इसी थॉट प्रोसेस पर हमने स्टार्ट किया। तो 1 मार्च 2007 में मैंने केयर रिलोकेशन नाम से पुणे में ये कंपनी स्टार्ट की। जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। 2009-10 में जो ग्लोबल रिसेशन आया, जिससे आप सब लोग जानते होंगे कि 9-10 में काफ़ी बड़ा रिसेशन आया था। तो अब अगेन फिर वही थॉट प्रोसेस है कि जब भी कोई इस तरह की इंटरनेशनल न्यूज आती है तो लोग थोड़े कंजर्वेटिव हो जाते हैं। इस इंडस्ट्री में जो इकॉनमी है, इकॉनमी स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, इकॉनमी में फ्लक्चुएशन होते रहना चाहिए। तो जैसे रिसेशन आया, लोगों के जॉब गए तो मूवमेंट बढ़ी। सेम पेंडेमिक के टाइम पर हुआ है, जॉब गए, मूवमेंट बढ़ी। तो जैसे ही इकॉनमी अप होती है, रिक्रूटमेंट होते हैं, इकॉनमी डाउन जाती है तो लोगों के जॉब जाते हैं। इन दोनों ही केसेस में मूवमेंट होता है। फ्लैट इकॉनमी है तो फिर लोग मूव नहीं होंगे, बट इकॉनमी यदि फ्लक्चुएट कर रही है तो लोग या तो नए जॉब के लिए, ग्रोथ के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए मूव करेंगे। उसके बाद फिर 2007 में केयर रिलोकेशन के नाम को हमने चेंज करके उसको रिलोकेयर किया। अभी हमारी कंपनी का नाम रिलोकेयर है। केयर क्या है? केयर एक रिलोकेयर एक ही वर्ड है। केयर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वर्ड है। लोग शिफ्ट कर देते थे, मूव करते थे, बाद में भूल जाते थे कि किस कंपनी से शिफ्ट किया। केयर नाम से पैथोलॉजी है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, काफी सारी चीजें। तो हम उसको ब्रांड नेम नहीं बना पा रहे थे। लोग शिफ्ट तो करते थे बट मुझे याद रखते थे, कंपनी के नाम को भूल देते थे। तो फिर हम लोगों ने डिस्कस करके उसको उस नाम को केयर रिलोकेशन के दोनों अलग अलग वर्ड हैं, उनको कंबाइन करके एक वर्ड रिलोकेयर बनाया। इस कंपनी जो फर्म थी उसको प्राइवेट लिमिटेड बनाया। तो 2007 से हम लोग अभी काम कर रहे हैं। पुणे हमारा पहला ऑफिस था, उसके बाद हमने गोवा स्टार्ट किया है,
नागपुर स्टार्ट किया और मुंबई ऑफिस स्टार्ट किया है। ये 4 हमारे खुद के ऑफिस हैं, बाकी हम 70 शहरों में 72 सिटीज़ में मूवर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू सर्व कर रहे हैं। वही सब, ये तो आपकी इंडस्ट्री, आपकी जो कंपनी के बारे में हो गया। इस इंडस्ट्री में जब गए उससे पहले की जर्नी जो अधिकतर लोग इग्नोर कर देते हैं, कि जो पहले आपने जो स्ट्रगल किया होगा या संघर्ष किया हो या मोटिवेशन आपका कैसे वहाँ तक पहुँचे आप, तो आप शुरुआत के बारे में थोड़ा सा बताइए। कि मुझे जैसा पता चला कि आपने गवर्नमेंट टीचर थे, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई आज के समय में उस जॉब को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। तो आपने वो सब क्या परिस्थिति थी, किन परिस्थिति में आपने वो डिसीजन लिया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। राइट, मेरा प्राइमरी एजुकेशन पिछोड़ से ही हुआ है, रविंद्र बाल मंदिर से ही, जो भी आज सरस्वती शिशु मंदिर हो, पहले कभी रविंद्र बाल मंदिर हुआ करता था। कॉलेज मेरा ग्रेजुएशन पिछोड़ से ही हुआ है। उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसीज ओपन हो रही थी, तो जैसे सब लोग करते हैं वैसे मैंने भी उसका फॉर्म फिल किया और फॉर्चुनेटली मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था। बट वो जॉब मुझे करना नहीं था, ये पहले दिन से ही तय था कि मुझे टीचिंग का जॉब नहीं करना। इनफैक्ट पापा चाहते थे कि मैं लॉ करूं, पर चूँकि जगह छोटी हुई देखते हुए ये मैं उस लॉ वाले उसमें नहीं गया। ये शायद यदि हाई कोर्ट जैसी कोई जगह, सुप्रीम कोर्ट होती तो शायद मेरा मन बनता, पर चूँकि जगह छोटी थी इसलिए मैंने वो रास्ता नहीं चुना। उसी दौरान जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं अपने चाचा जी के संपर्क में आया। मेरे एक चाचा जी हैं राजेश शर्मा जी, हैदराबाद में, जिनका सीड्स का बिजनेस है, सीड्स का हाइब्रिड सीड का। तो मैं उनके संपर्क में आया, तो फिर मुझे बिजनेस करने का और एक बड़ी जगह सेटल होने का या कुछ बड़ा करने का, जो एक छोटे जगह के लोगों में सपना होता है, वो सीड जो है वो मन में आया कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो गवर्नमेंट जॉब करने का तो मैं सिलेक्शन हो गया। मैंने 1 साल सर्व भी किया, अच्छे से मैंने जॉब भी किया। एक पास में एक स्कूल है वहाँ पर, बट वो मेरे एम में नहीं था, मेरा टारगेट नहीं था कि मुझे कहीं भी करना है। तो उसके बाद जैसे, यानी कि आपने जो आपका जो सपना था, यानी कि आपने जो ड्रीम अपने आप को जहाँ देख रहे थे आप, वो सरकारी नौकरी नहीं थी? वो नहीं थी, बिल्कुल कभी नहीं थी। उसके बावजूद ही मैंने 1 साल ईमानदारी से वो जॉब किया। जॉब मतलब ऐसा कोई साइड में नहीं किया, डेली जाता था, बच्चों को पढ़ाता, मुझे अच्छा लगता था वो जॉब। आई रियली रिस्पेक्ट द टीचिंग जॉब। 4-5 घंटे में जब वहाँ स्कूल में पढ़ाता तो मुझे बहुत, मैं एंजॉय करता था। और बहुत आज भी जो मेरे पढ़ाई के बच्चे हैं, कभी मैं गाँव जाता हूँ तो सब मिलते हैं और मुझे पुरानी बातें बताते हैं। बट वो चूँकि मेरा टारगेट था नहीं था, एम नहीं था, इसलिए मैं वहाँ हैप्पी नहीं था। मैं कुछ बड़ा ही करना चाहता था, कि ताकि जैसा आपने शुरुआत में बताया कि या तो मैं बहुत बड़ा जॉब करूं या तो मैं जॉब दे सकूं लोगों को। जो लोगों को जॉब देने वाली जो फीलिंग है, ये एक्चुअली वो स्कूल से ही आई है। जब मैं गांव में जाता था और स्कूल बच्चों को पढ़ाता तो देखता था कि इन लोगों का फ्यूचर क्या है। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, बट उन्हें अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो फिर मैंने ये बिजनेस का और ये वहाँ पे पुणे जाके जॉब करने का डिसीजन लिया। तो आपके जो अंकल हैं वो कहीं ना कहीं आपकी प्रेरणा बिल्कुल, मेरे पिताजी और मेरे अंकल, ये 2 लोगों का बिल्कुल योगदान है। पिताजी ने जो भी संस्कार दिया, सिखाया वो, और अंकल ने जो एक रास्ता दिखाया है और उन्होंने खुद प्रूव करके भी दिखाया है। वो भी एक छोटी जगह से हैं, पिछोड़ से ही निकले हुए हैं, और उन्होंने एक मल्टी करोड़ वाली कंपनी वहाँ एस्टेब्लिश की है। तो उनको मैंने फॉलो किया, उनकी एक चीज़ को मैं सुनता था, समझता था, मानता था, तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत बने। बिल्कुल।